वेलकम बैक दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए ये एक मॉड्यूल। ये एक बक रेगुलेटर मॉड्यूल है। इसको बक रेगुलेटर भी बोलते हैं, बक कन्वर्टर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बक रेगुलेटर वो मॉड्यूल होता है जो बेसिकली आप जो इनपुट वोल्टेज उसमें दे रहे हैं उसको वो कम करके देता है आपको। तो अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है, आपको कम चाहिए, तो आप उसके बीच में इसको लगा सकते हो और आपको कितनी वोल्टेज चाहिए उस पर आप इसको सेट करके इससे उतनी वोल्टेज आप ले सकते हो दोस्तों। ठीक है। अभी जैसे आपने कई सर्किट्स में देखा होगा 7805, 7812, 7815, ये सब रेगुलेटर लगे होते हैं। जैसे वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं ना, जैसे ये वोल्टेज रेगुलेटर है 7815, तो ये 15 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। तो इस पे अगर आप 20 वोल्ट 24 वोल्ट कनेक्ट करेंगे इनपुट पे, तो ये आपको फिक्स 15 वोल्ट आउटपुट पे देगा दोस्तों। और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है इसी का काम हम इस बक रेगुलेटर से भी ले सकते हैं दोस्तों। अब ये आप देखेंगे कि ये साइज़ में कितना छोटा है और ये इतना बड़ा सर्किट बनाया हुआ है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा। हम जब यही लगा सकते हैं तो फिर इसको लगाने की हमें क्या ज़रूरत है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका डिफरेंस वही है जो हम एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर और एसएमपीएस के बीच में करते हैं। वो क्या है, वो है उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि आप जो वोल्टेज इनपुट पे दे रहे हैं उसमें जो आपका रेगुलेटर है, चाहे वो ये बक रेगुलेटर हो चाहे ये लीनियर रेगुलेटर हो, तो ये वेस्ट कितना कर रहे हैं उस एनर्जी को। उसमें से कुछ ना कुछ वोल्टेज वेस्टेज में भी जाएगी। तो ये कितनी वोल्टेज को वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो बक रेगुलेटर है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये लगभग 85 to 90% एफिशिएंट है, यानी कि ये मैक्सिमम 10% के आसपास की पावर को ही वेस्ट करता है। जबकि ये जो लीनियर रेगुलेटर हैं ये वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप इसको यूज़ करते हैं ये काफ़ी हीट भी हो जाते हैं, तो वो हीट के रूप में जो आपकी एनर्जी है उसकी वेस्टेज हो रही होती है। तो इसीलिए ये छोटे से लीनियर रेगुलेटर की जगह इतना बड़ा सर्किट बनाने की ज़रूरत पड़ी जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ये आपकी पावर को कम वेस्टेज करता है, तो आपकी बिजली सेव होती है उससे। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि इनका काम क्या है। ये बेसिकली आपकी इनपुट वोल्टेज जो भी आप दे रहे हैं उसको वोल्टेज के लेवल को कम करके आपको आउटपुट पे देते हैं। तो पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो बक रेगुलेटर है ये काम कैसे करता है, और फिर लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जो मैकेनिक लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इससे आप बहुत ही सस्ते में अपनी एक वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हो। बहुत से मेरे दोस्त मुझे बार बार ये बोलते हैं कि सर आप अपनी वीडियो में बार बार वेरिएबल पावर सप्लाई दिखाते हो कि फीडबैक सेक्शन जो है उसको चेक करने के लिए आप एक्सटर्नल सप्लाई देते हो, और उसको कम ज़्यादा करके फीडबैक सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक कर लेते हो। पर हमारे पास तो वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं है, हम कैसे चेक करें। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही सस्ता तरीका लाया हूँ। ये मॉड्यूल मार्केट में आपको 40-50 रुपये का मिल जाएगा। तो आप इसको लेके अपनी एक वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे वो मैं लास्ट में वीडियो में आपको बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं कि ये जो बक रेगुलेटर है ये काम कैसे करता है। ठीक है। इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर है एसएमपीएस के फंक्शन के साथ में। तो जिस तरह से एक एसएमपीएस में सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं उसी तरह ये बक रेगुलेटर में भी काम करते हैं। तो एसएमपीएस का तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज आपकी रिवीजन भी होगी कि एसएमपीएस किस तरह से काम करते हैं, उसी तरह से ये बक रेगुलेटर भी करता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो बक रेगुलेटर है इसका डिज़ाइन किस तरह से होता है। जैसे कि हमारी एसएमपीएस में होता है, यहाँ से हमें जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, मेन डीसी कैपेसिटर, ये उसकी प्लस वाली साइड हो गई, और दूसरी तरफ हमारी जो मेन डीसी कैपेसिटर की ये माइनस वाली साइड भी हो गई। यहाँ पे ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई। एसएमपीएस में क्या होता है, मेन फिल्टर का जो प्लस वाला है पॉइंट, उससे सीधी लाइन जाती है और यहाँ आगे हमारे क्या आ जाता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में चली जाती है। और माइनस वाली जो लाइन है वो यहाँ सीधी जाके और बीच में एक मॉसफेट लगा के और फिर प्राइमरी वाइंडिंग को हम दे देते हैं। तो मॉसफेट जब जब स्विच करता है तो ये नेगेटिव लाइन जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करती है और सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन ये जो बक रेगुलेटर हैं इनमें क्या किया जाता है कि ये जो नेगेटिव लाइन है इसको तो हम सीधा का सीधा बाहर दे देते हैं, सीधा आउटपुट में। ये हमारी आउटपुट हो गई, आउट माइनस। और ये जो प्लस वाला हमारा साइड है, अब इस पे क्या किया जाता है, एसएमपीएस में हम क्या करते थे, नेगेटिव वाले पे एक मॉसफेट लगाते थे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्लस वाले पे हम एक यहाँ मॉसफेट लगा देते हैं, ठीक है। और मॉसफेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम एक PWM IC लगाते हैं। तो ये PWM IC इस मॉसफेट को कंट्रोल करेगा, गेट पे सिग्नल देगा तो मॉसफेट हमारा कंडक्ट करेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये आगे इस पॉइंट पे आके इसको हम यहाँ पर एक लगा देते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर लगाते थे वैसे ही यहाँ पर भी एक हम, ये कॉइल लग गई हमारी। ट्रांसफार्मर में भी इसी तरह से कॉइल होती है जिसको इंडक्टर बोलते हैं, तो यहाँ भी एक इंडक्टर लगा देते हैं। और इंडक्टर के बाद में ये जो पॉजिटिव वोल्टेज इस मॉसफेट से होती हुई इस इंडक्टर में आएगी और यहाँ से सीधा हमें लास्ट में आउटपुट मिल जाएगी यहाँ पे। ये हमारा आउटपुट कैपेसिटर है। अब इसके साथ में एक लोड भी लगा देते हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो इसको RL बोल देंगे हम। और ये दूसरा हमारा ये आउटपुट टर्मिनल है, हमारा आउटपुट पॉजिटिव टर्मिनल। अब पहले इतना बेसिक सर्किट आप समझ लीजिए कि इसमें हो क्या रहा है। अब यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई जो हमारी DC सप्लाई आ रही है वो हमने यहाँ दी, वो सीधा हमें आउटपुट पे नेगेटिव सीधा ही मिल गई। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारा खेल इसमें जो है ये प्लस वाली सप्लाई में हो रहा है। तो प्लस वाली जो सप्लाई है हमारी वो इस मॉसफेट पे आ गई और मॉसफेट के बाद में ये इस हमारे इंडक्टर पे आ गई और इंडक्टर से पास होके ये सीधा हमें आउटपुट मिल गई इसमें। तो अभी क्या है कि जब हमारा ये PWM IC ने पल्स नहीं दी है, हमारा जो मॉसफेट है वो अभी ऑफ है। तो जब मॉसफेट ऑफ है तो ये जो पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है ये यहीं रुक गया, ये आगे तो आया ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि मॉसफेट ऑफ है। मॉसफेट एक स्विच की तरह है, स्विच अगर ऑफ है तो ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी ये आगे का सर्किट पूरा बंद है क्योंकि सप्लाई यहाँ से बंद है। अब क्या होगा, जब पहली स्विचिंग होगी तो ये मॉसफेट ऑन होगा, तब क्या होगा कि ये सप्लाई पॉजिटिव जो है ये पास होके यहाँ इंडक्टर में आ जाएगी और इंडक्टर में से पास होते हुए ये आउटपुट की तरफ चली जाएगी। तो अब आप कहेंगे कि इसमें वोल्टेज कम कैसे हुई, तो कम दोस्तों इस तरह से होती है कि अगर मान लीजिए कि ये सीधी वायर है, यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं, अगर इस तरह से बटन लगा दिया हमने पुश करने वाला, तो जब हमने इसको पुश किया पहली बार दबा के रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव सप्लाई पूरी की पूरी यहाँ से सीधा पास होके यहाँ आउटपुट पे आ गई हमारे पास। तो इसमें कोई भी वोल्टेज हमारी कम नहीं हुई है। जब हम स्विच को छोड़ेंगे तो ये जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी इधर। फिर से हम स्विच को दबाएंगे तो फिर से पूरी वोल्टेज आ जाएगी। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 30 वोल्ट दे रहे हैं इनपुट पे, तो जैसे ही हमने बटन दबाया तो 30 वोल्ट हमारी पूरी की पूरी यहाँ आउटपुट पे आ गई और साथ के साथ ये कैपेसिटर क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब हम बटन को छोड़ देंगे तो बटन ऑफ हो गया, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो गई लाइन। तो क्या होगा, ये जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है ये अपना चार्ज जो है सर्किट में देगा, तो धीरे धीरे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। क्योंकि लोड हमारा साथ में कनेक्टेड है तो वो लोड जो है इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगा, तो धीरे धीरे वोल्टेज क्या होगा, हमारी डाउन हो जाएगी। फिर से हम बटन दबाएंगे तो फिर पूरी 30 वोल्ट यहाँ आ जाएगी और फिर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और फिर छोड़ेंगे फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, एक बार 30 वोल्ट पूरी आती है बटन दबाने पे, फिर हट जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर दबाते हैं तो फिर 30 वोल्ट आ जाती है, फिर हट जाती है। तो अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम बटन दबाते हैं तो ये लाइन को सीधा हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जितनी वोल्टेज इसमें आ रही है वो सीधी की सीधी यहाँ आ जा रही है। यानी कि हमने अगर बटन को 1 सेकंड के लिए दबाया तो 1 सेकंड के लिए ये 30 वोल्ट पूरी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई और 1 सेकंड छोड़ा तो उतने में ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, यहाँ वोल्टेज हमारी 0 हो गई। फिर से दबाया तो फिर 1 सेकंड के लिए हमारी सप्लाई चालू हो गई और 30 वोल्ट आ गए। तो ये तो मैनुअल स्विचिंग का तरीका है, लेकिन इसी को जब हम PWM से स्विचिंग करवाते हैं, इस स्विच को हम PWM कंट्रोलर IC से कंट्रोल करते हैं जब,
तो इस आईसी का एक ड्यूटी साइकिल होता है। अब ड्यूटी साइकिल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको एसएमपीएस में कि वो क्या होता है। ड्यूटी साइकिल बेसिकली ये होता है कि 1 सेकंड में ये स्विच कितनी देर के लिए ऑन रहेगा, उसको ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। तो अगर वो स्विच पूरा 1 सेकंड के लिए ऑन रहता है तो उसको हम बोलेंगे ये 100% ड्यूटी साइकिल है, क्योंकि पूरे 1 सेकंड तक उसने ऑन ही रखा है उसको। जो हम मैनुअल काम कर रहे थे, 1 सेकंड के लिए हमने बटन ऑन किया तो वो बटन 1 सेकंड तक ऑन ही है, तो यानी कि वो 100% ड्यूटी साइकिल है। अगर हम उस बटन को 1 सेकंड में सिर्फ आधा सेकंड दबा के छोड़ दें तो ये क्या होगा कि आधा सेकंड ऑन हुआ, आधा सेकंड ऑफ हुआ, तो इसकी ड्यूटी साइकिल कितनी हो गई? 50%, हाफ हो गई वो। तो वो काम ये PWM कंट्रोलर जो है वो लगातार करवाता है। ये 10%, 20%, 30% कितनी ड्यूटी साइकिल चाहिए उसके हिसाब से इसको 1 सेकंड में उतनी देर के लिए ऑन रखता है। यानी कि अगर 10% ड्यूटी साइकिल इसने दी है तो ये स्विच जो है 1 सेकंड में सिर्फ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ऑन रहेगा और बाकी 9 हिस्सों में ये बंद रहेगा। तो अब इससे होगा क्या? इससे होता क्या है दोस्तों इस तरह से करने से कि जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, जो भी हमने इनपुट पे वोल्टेज दी है, अगर हमने 30 वोल्ट यहाँ पर दिए हुए हैं इनपुट में और ड्यूटी साइकिल हमारी 10% है, तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज कितनी मिलेगी? 30 वोल्ट का 10% यानी कि 3 वोल्ट मिलेगी हमें। तो फॉर्मूला क्या है? जो भी वोल्टेज आप इन कर रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ड्यूटी साइकिल से, तो आपको क्या मिलेगा? वी आउट, वोल्टेज आउटपुट पे। तो जितनी भी वोल्टेज आप इन कर रहे हैं, अगर ड्यूटी साइकिल आपकी 10% है तो आपको आउटपुट पे कितने मिलेंगे? 30 वोल्ट का 10वां हिस्सा यानी कि 3 वोल्ट। और अगर आपकी ड्यूटी साइकिल 50% है तो 30 वोल्ट का हाफ मिल जाएगा आपको, यानी कि 15 वोल्ट आपको आउटपुट पे मिलेगी। तो इस तरह ये जो बक रेगुलेटर होते हैं दोस्तों, ये PWM IC जो होती है इनकी, वो इसके मॉसफेट के ड्यूटी साइकिल को कम या ज़्यादा करके आउटपुट की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है कि किस तरह से ये फंक्शन करता है, यानी कि जितना भी ड्यूटी साइकिल होगा उतना ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। अब मान लेते हैं कि हमारा 10% का ड्यूटी साइकिल पे ये PWM IC स्विच कर रही है इसको, ठीक है। तो 10% के हिसाब से हमने कैलकुलेट कितना किया कि 30 वोल्ट अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पे कितना मिलेगा? 3 वोल्ट, 3 वोल्ट मिलेगा। अब दोस्तों ये जो PWM IC है, जब ये पहली बार इसको मॉसफेट को स्विच करेगा 10% ड्यूटी साइकिल पे, तो ये जो 30 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं वो इस तरफ हमें 3 वोल्ट मिलेंगे, और वो 3 वोल्ट जब इस इंडक्टर में से पास होंगे और वो हमें आउटपुट पे मिल जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आएगी उस समय क्या होगा कि इंडक्टर का ये वाली साइड जो है ये पॉजिटिव होगी और ये वाली साइड हमारी नेगेटिव होगी। तो अब हमें यहाँ आउटपुट पे 3 वोल्ट मिल गए, ये कैपेसिटर भी हमारा चार्ज हो गया साथ में। अब क्या होगा कि ये PWM IC इसको ऑफ कर देगा मॉसफेट को। तो जैसे ही मॉसफेट ऑफ होगा ये पॉजिटिव वोल्टेज जो यहाँ से आ रहे थे ये बंद हो जाएगी आनी यहाँ पर, और जब ये बंद होगी तब क्या होगा कि ये जो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, जब हमारे वोल्टेज आ रहे थे तब यहाँ पर इंडक्टर में से जब करंट पास हुआ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन गई है सारी इसके आसपास पूरी इंडक्टर के। तो अब जैसे ही मॉसफेट हमारा ऑफ हुआ, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आने बंद हो गए, तो क्या होगा, ये इंडक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी कोलैप्स कर जाएगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है इसके आसपास ये कोलैप्स करेगी। और एसएमपीएस में मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोलैप्स करती है तो क्या होता है कि उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। यानी कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी कोलैप्स करेगी तो ये साइड जो पहले प्लस थी ये अब माइनस हो जाएगी और ये दूसरी वाली जो साइड है ये प्लस बन जाएगी। अब क्या हुआ कि ये इंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड को कोलैप्स करता है तब वो एक बैटरी की तरह काम करता है, यानी कि वो पावर देता है आपको। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर पावर को स्टोर कर लेता है और जैसे ही पीछे से सप्लाई बंद होती है ये मैग्नेटिक फील्ड जब कोलैप्स करती है तो ये पावर को रिलीज करता है, यानी कि ये एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। यानी कि पहले 3 वोल्ट इसमें से पास हो रहे थे तो ये बैटरी चार्ज हो गई 3 वोल्ट पे,
तो अब क्या होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगी इसकी, तो ये वापस आपको 3 वोल्ट देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि पहले ये इस तरफ प्लस था, ये साइड अब माइनस हो जाएगी और ये माइनस वाली साइड इसकी प्लस हो जाएगी। तो अब ये 3 वोल्ट आपको दे रहा है, तो ये साइड इसकी प्लस हो गई, तो प्लस तो यहाँ चला गया, ये कैपेसिटर को चार्ज किया इसने। लेकिन जो नेगेटिव वाली साइड है इसकी, ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है मॉसफेट में। और मॉसफेट जो है वो ओपन स्विच है, यानी कि अभी स्विच ऑफ है उसका। तो अब ये बैटरी बना हुआ है, अगर 3 वोल्ट यहाँ पर खड़े हैं हमारे पास, जो कहीं जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि सर्किट आगे ओपन है, ये कहीं जुड़ा नहीं हुआ है। तो ये 3 वोल्ट इस तरफ से नेगेटिव जो है ये कहीं जाएगा नहीं, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा इसका। और अगली साइकिल में जब मॉसफेट ऑन होगा तो यहाँ से फिर से 3 वोल्ट आएंगे, तो 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो ये आपस में कोलैप्स करेंगे, तो जिससे मॉसफेट हमारा डैमेज होने का खतरा होता है। यही कंसेप्ट हम SMPS में भी लगाते हैं, आपको मैंने कई बार बताया कि वहाँ पर उसको बचाने के लिए कि जब मॉसफेट बंद होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करती है, उस समय जो रिवर्स EMF उसमें प्रोड्यूस होता है वो हमारे मॉसफेट को डैमेज कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए हम SMPS में क्या करते हैं दोस्तों, हम वहाँ पर एक स्नबर सर्किट लगाते हैं। स्नबर सर्किट लगाते हैं जिसमें एक डायोड लगा के, और उसके बाद हम एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जोड़ के उसको पॉजिटिव लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जिस समय इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करे, उस समय जो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे वो हमारे मॉसफेट को डैमेज ना करके उसको हम एक रास्ता दे देते हैं उस वोल्टेज को निकलने का। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी हमें वो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जिस समय ये स्विच हमारा बंद होगा, यानी कि मॉसफेट बंद होगा, उस समय ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगी। तो अब प्लस वाली साइड के लिए तो ये रास्ता बना है, लेकिन ये तब रास्ता काम का है जब ये सर्किट कंप्लीट होगा। नेगेटिव साइड से ये सर्किट ओपन है, क्योंकि यहाँ से ये कोई कनेक्शन नहीं है इसका। तो ये जो रिवर्स वोल्टेज यहाँ बनी है, इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक हम डायोड लगा देते हैं इसके साथ में, इस तरह से। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मॉसफेट हमारा बंद होगा, उस समय इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो कोलैप्स करेगी, वो वोल्टेज इस डायोड से होते हुए इस तरफ चले जाएंगे। और जब हमारा मॉसफेट ऑफ है, तब भी ये पावर जो है ये इस सर्किट को मिलेगी और ये कैपेसिटर उस समय भी चार्ज होगा। नेगेटिव इसको इस डायोड के थ्रू यहाँ से मिल जाएगा, पॉजिटिव इसको इधर से मिल जाएगा। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, तब भी चार्ज रहेगा। तो हमें कॉन्टिन्यूस आउटपुट मिलेगी। ये नहीं कि जब मॉसफेट ऑन हो रहा है तो आउटपुट आ गई, मॉसफेट बंद हुआ आउटपुट भी बंद हो गई। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो हमारा सर्किट वो बेकार है। हमें तो कॉन्टिन्यूस वोल्टेज चाहिए, DC वोल्टेज। तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं कि यहाँ पर एक डायोड लगा दिया जाता है रिवर्स पोलैरिटी में। रिवर्स पोलैरिटी किसकी, कि जिस समय हमारा मॉसफेट काम कर रहा है तब यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, वो वोल्टेज ये डायोड रोक देगा क्योंकि ये रिवर्स है। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज को पास होने नहीं देगा, वो पॉजिटिव वोल्टेज पूरे हमारे इंडक्टर में चले जाएंगे। लेकिन जब ये मॉसफेट बंद होगा और इंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगी और ये पोलैरिटी को चेंज कर देगा, तब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज हो जाएंगे। तो वो नेगेटिव वोल्टेज को निकलने का रास्ता इस डायोड के थ्रू मिलेगा और वो यहाँ से ये सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। अब इससे क्या होगा, 2 फायदे होते हैं हमें। एक तो हमारे आउटपुट पे वोल्टेज हमारी रहेगी कि मॉसफेट बंद हो गया तो वोल्टेज भी बंद हो जाएगी, वो नहीं होगा, हमें कॉन्टिन्यूस वोल्टेज भी मिलती रहेगी आउटपुट पे। और दूसरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनी थी वो कोलैप्स भी हो जाएगी और इंडक्टर अगली साइकिल में फिर से मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए रेडी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कंसेप्ट है इसका बक कन्वर्टर का। अब इस सर्किट के अंदर में दोस्तों एक कमी है। कमी क्या है कि अगर हमारा PWM कंट्रोलर को हमने सेट कर दिया है कि 10% ड्यूटी साइकिल पे इसको स्विच करना है, तो वो 30 वोल्ट के यहाँ 3 वोल्ट बना के दे रहा है हमें सही 3 वोल्ट मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट आ रही है। लेकिन अगर आउटपुट पे हमने लोड बढ़ा दिया, जब भी लोड बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो जब हम लोड बढ़ाएंगे उस समय हमारी वोल्टेज 3 से घट के 2 हो जाएगी। तो हमें 2 तो नहीं चाहिए, हमें तो 3 वोल्ट पूरी चाहिए, चाहे हम कम लोड लगाएं चाहे हम ज़्यादा लगाएं। हम चाहते हैं कि हमारी वोल्टेज जो है वो फिक्स रहनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें।
तो उसको करने के लिए क्या होता है, जैसे एसएमपीएस में होता है कि आउटपुट पे अगर लोड आप ज़्यादा लगा रहे हो और वोल्टेज जब ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है कि एसएमपीएस में एक फीडबैक का सिस्टम बना होता है। तो वहाँ पर TL431 लगा है, उस पर हमने एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाया हुआ है जो कि उसकी पिन नंबर 1 रेफरेंस पिन है, जो उस पर 2.5 वोल्ट देता है हर समय। तो जैसे ही आउटपुट पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप होती है तो TL431 पे भी 2.5 वोल्ट ड्रॉप करते हैं। तो जब 2.5 वोल्ट ड्रॉप होते हैं तो क्या होता है, जो फीडबैक जा रहा था वो फीडबैक बंद हो जाता है जाना। तो जब फीडबैक बंद हो जाता है PWM IC को, तो उस समय क्या होता है, IC अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाती है। तो ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी तो क्या होगा, आउटपुट पे वोल्टेज बढ़ेंगे तो 2.5 वोल्ट दोबारा आ जाएंगे TL431 पे। और जैसे ही 2.5 वोल्ट आएंगे आपका फीडबैक जो है ऑप्टोकपलर के थ्रू फिर से चला जाएगा IC को, और IC क्या करेगी, जहां भी उसका ड्यूटी साइकिल उस समय चल रहा होता है वो वहीं पे ड्यूटी साइकिल को रोक लेती है और आउटपुट पे आपके फिर से वोल्टेज पूरे हो जाते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम इस बक रेगुलेटर के अंदर भी बना होता है दोस्तों। तो उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें अब यहाँ पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, इन दोनों पॉइंट पे हमें मिल रही है आउटपुट वोल्टेज, माइनस यहाँ मिल रही है, पॉजिटिव हमें यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इन 2 पॉइंट पे यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा के और यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया जाता है। एक ये प्रीसेट है और एक ये फिक्स रजिस्टर है। तो ये 2 रजिस्टर हो गई एक तरह से और एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बन गया। अब इसके सेंटर में से, जैसे हम TL431 के लिए वोल्टेज डिवाइडर बनाते थे 2 रेजिस्टेंस लगा के या एक प्रीसेट उसमें साथ में लगाते थे ताकि हम बाद में वोल्टेज को थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकें, तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है। लेकिन इसमें और उसके वोल्टेज डिवाइडर में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि TL431 के वोल्टेज डिवाइडर के जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर उसको 2.5 वोल्ट मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो IC लगी हुई है दोस्तों, ये IC फीडबैक के लिए इसको चाहिए 1.25 वोल्ट, यानी कि TL431 से हाफ, आधे वोल्टेज इसको चाहिए 1.25 वोल्ट। और बहुत ही एक्यूरेट आप चाहें तो ये 1.23 वोल्ट होता है। इसकी डेटा शीट में आप देखेंगे तो 1.23 वोल्ट आपको मिलेगा। और ये वोल्टेज जो हैं ये यहाँ से सीधा ले करके क्या किया जाता है, यहाँ से लेके और ये PWM जो इसकी IC होती है इसकी फीडबैक पिन पे दे देते हैं। अब क्या हो रहा है कि हमने इसको सेट कर दिया प्रीसेट को 3 वोल्ट के लिए। तो 3 वोल्ट के लिए सेट किया तो क्या होगा कि यहाँ और यहाँ 3 वोल्ट हैं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस हैं इनकी वैल्यू इस तरह से सेट होती है कि यहाँ सेंटर में आपको 1.23 वोल्ट मिलेंगे। तो जैसे ही यहाँ दोनों तरफ 3 वोल्ट आएंगे, यहाँ बीच में कितने आ जाएंगे 1.23 वोल्ट। वो 1.23 वोल्ट सीधा यहाँ फीडबैक पिन पे जाएंगे और जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे ये IC क्या करेगी, ये अपनी ड्यूटी साइकिल को रोक लेगी। जितने भी ड्यूटी साइकिल पे ये स्विच कर रही है उतने पे ही उसको रोक लेगी। उससे क्या होगा कि जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो वहीं स्टेबल हो जाएगी। अब अगर आप लोड बढ़ाते हैं और वोल्टेज आपकी ड्रॉप करती है, मान लीजिए 3 से 2 वोल्ट की तरफ जाती है, तो क्या होगा, यहाँ बीच में वोल्टेज कम हो जाएगी उसकी वजह से। तो जैसे ही ये वोल्टेज 1.23 वोल्ट से नीचे जाएगी IC को वापस पता चल जाएगा इस लाइन के थ्रू, और क्या करेगी IC, वापस से अपना ड्यूटी साइकिल और बढ़ाना शुरू कर देगी। तो ड्यूटी साइकिल जब और बढ़ाएगी तो क्या होगा, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आएगी तो हमें आउटपुट में वोल्टेज फिर से बढ़ जाएगी। और ये जैसे ही वापस 3 वोल्ट होगी ये फिर से यहाँ 1.23 वोल्ट आएगा और फीडबैक IC को मिलेगा और फिर से ड्यूटी साइकिल को वो वहीं रोक लेगी। तो इस तरह से ये लोड पड़ने पर अपनी वोल्टेज को रेगुलेट करता है दोस्तों। ये इसका रेगुलेशन हो गया। अब अगर हमें आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, यानी कि हमने 30 वोल्ट दिया है इनपुट में, हम चाहते हैं कि हमें 15 वोल्ट आउटपुट पे मिलने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को चेंज करना है हमें। तो ये प्रीसेट के रूप में हमें रेजिस्टेंस दी हुई है, यहाँ पर ये प्रीसेट लगा हुआ है, तो इसको हम घुमाते जाएंगे। घुमाने से क्या होगा, बीच की वोल्टेज जो है ये कम होने लगेगी। तो वोल्टेज कम होने से क्या होगा, IC अपनी ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी तो आउटपुट पे वोल्टेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जितने हमें चाहिए, जब उतने वोल्टेज आउटपुट पे आ जाएंगे तो हम प्रीसेट को वहीं छोड़ देंगे।
तो वहीं उसको बीच में 1.23 वोल्ट मिलेंगे और आईसी वहाँ पर अपना ड्यूटी साइकिल को रोक लेगी और हमें आउटपुट पे फिर से रेगुलेटेड वोल्टेज मिलने लगेंगे। अब इसमें आप कितने भी वोल्ट सेट कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक फंक्शनल डायग्राम है इसका बक रेगुलेटर का। अब इस वाले बक रेगुलेटर में अगर आप देखेंगे तो ये इसमें एक ये आईसी लगी हुई है, इसी के अंदर ही मॉसफेट भी है। ठीक है, तो इसका नंबर क्या है, LM2596। ये इसके पीछे भी लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए लिखा है यहाँ पर LM2596। तो ये आईसी का नंबर क्या है, LM2596। अब इसके अंदर ये PWM कंट्रोलर और ये मॉसफेट, ये दोनों इसके अंदर ही हैं, इसके अंदर ही दोनों हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईसी हो गया और मॉसफेट हो गया, ये हो गया। इसके बाद आ गया ये हमारा इंडक्टर, तो ये इंडक्टर यहाँ लगा हुआ है, ये चौरस सा जो बड़ा सा दिख रहा है आपको। उसके बाद आ गया आपका ये प्रीसेट, तो ये प्रीसेट ये लगा हुआ है ब्लू वाला। उसके बाद ये इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगी फिक्स, तो ये प्रीसेट के साइड में यहाँ अंदर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये आपका आउटपुट कैपेसिटर है, तो यहाँ लगा हुआ है ये। और लोड पे एक रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर यहाँ पर, ये रजिस्टर और साथ में एक सीरीज़ में इसमें एलईडी लगाई हुई है, तो ये इसकी एक लोड रजिस्टर बनाया हुआ है यहाँ पर। और लास्ट में ये जो डायोड है हमारा, वो डायोड हमारा यहाँ लगा हुआ है। ये एक इनपुट पे इन्होंने एक्स्ट्रा कैपेसिटर दिया हुआ है, तो ये ठीक है, अच्छी बात है, दिया हुआ है। तो मैं एक बार आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इनपुट पे एक कैपेसिटर लगा है, ये हमारी आईसी हो गई और इसी के अंदर मॉसफेट है। उसके बाद ये हमारा प्रीसेट लगा है और प्रीसेट के साथ में यहाँ आप देखेंगे तो ये एक फिक्स रजिस्टर यहाँ लगी है। तो ये फिक्स रजिस्टर और ये प्रीसेट, ये दोनों मिलके एक वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इंडक्टर हो गया, 470 लिखा है, तो ये 470 माइक्रो हेनरी की इसकी वैल्यू है इंडक्टर की हमारे। ठीक है, उसके बाद लोड रजिस्टर की जगह पे इन्होंने यहाँ पर ये एक रजिस्टर लगाई हुई है ये, और उसी की सीरीज़ में एलईडी भी लगा दी है। तो एलईडी और रजिस्टर को लगा के एक लोड रजिस्टर बनाई है। तो इससे दो काम हो गए, एक तो लोड पे रजिस्टर भी लग गई हमारी और एक हमारी एलईडी इंडिकेटर भी मिल गया हमें साथ में। उसके बाद ये हमारा आउटपुट कैपेसिटर है और ये हमारा वो डायोड है। तो बस इतने से ही कंपोनेंट है इसमें, कोई ज़्यादा कंपोनेंट इसमें लगते नहीं है। तो इतने से ही कंपोनेंट से ये रेगुलेटर ये बना हुआ है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये कैसे फंक्शन करता है। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अब दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है हमारे पास, इस मॉड्यूल में अगर आप इसके बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये दो टर्मिनल इसमें इन के हैं, यहाँ लिखा है देखिए, इन माइनस इन प्लस। तो यहाँ जो वोल्टेज इनपुट आप देंगे उसकी माइनस यहाँ लगेगी, प्लस यहाँ लगेगी। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये लिखा है आउट माइनस और आउट प्लस। तो आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगी, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। नेगेटिव जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सर्किट में कि ये डायरेक्ट जुड़ी होती है। तो इसको मैं एक बार आपको मीटर से दिखाता हूँ। इसको कंटिन्यूटी मोड में रख लेते हैं मीटर को हम। देखिए, ये इसके हमने इन नेगेटिव पे लगाई और दूसरी तरफ आउट नेगेटिव पे लगा रहे हैं, तो ये मीटर हमारा बीप कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव लाइन है इसकी, ये सीधी जुड़ी हुई है यहाँ से यहाँ तक, और जो पॉजिटिव लाइन है ये इसमें हमारे सारा काम हो रहा है। देखिए, पॉजिटिव पे मैं लगा रहा हूँ तो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव लाइन जो है वही कंट्रोल कर रही है वोल्टेज को, नेगेटिव लाइन तो डायरेक्ट दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले कि इसके अंदर में हम इनपुट लाइन जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सोल्डर कर देता हूँ पहले इसके टर्मिनल्स को। और आउटपुट टर्मिनल को भी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये मैंने कर दी। अब मैं इसकी इनपुट पे मेरी जो पावर सप्लाई है वहीं से इनपुट दे देता हूँ। आपके केस में आप वहाँ पर कोई भी एसएमपीएस से सीधी आउटपुट इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो मॉड्यूल है दोस्तों, ये 40 वोल्ट तक की इनपुट ले सकता है। तो 40 वोल्ट तक की आपकी कोई भी एसएमपीएस हो जिसकी आउटपुट 40 वोल्ट तक है, तो वो आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं जो अभी इसमें सप्लाई दे रहा हूँ वो 36 वोल्ट की है। तो हम 36 वोल्ट की सप्लाई अभी इसमें इनपुट करेंगे। तो ये नेगेटिव लगा दिए इसमें, और ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और आउटपुट देखने के लिए हम इसमें 2 वायर को भी लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी नेगेटिव आउटपुट हो गई, यहाँ पे लगा देते हैं इसको, और पॉजिटिव हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये मैंने इस पे दोनों तरफ जो हैं वायर कनेक्ट कर दी हैं। इस तरफ मैं इनपुट दे रहा हूँ और दूसरी तरफ से मैंने 2 वायर लगा दिए आउटपुट के लिए। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल अब कनेक्ट हो गया है। अब इस पे इस वाली साइड पे मैं क्या करता हूँ कि मीटर लगाता हूँ। पहले मैं आपको इनपुट चेक करवा देता हूँ कि इनपुट हम कितनी दे रहे हैं इसमें। देखिए इसकी पावर इंडिकेटर इसका ऑन हो गया है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको इनपुट चेक कराता हूँ। देखिए वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पर 35 वोल्ट इसमें इनपुट पे आ रहे हैं दोस्तों। अगर 35 वोल्ट हमने इनपुट पे दिए हुए हैं तो हमें आउटपुट पे कितने मिल रहे हैं। देखिए इस समय आउटपुट पे लगभग 21 वोल्ट मिल रहे हैं हमें इसकी आउटपुट पे। तो जितना भी वो प्रीसेट सेट है उसके हिसाब से 21 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ आउटपुट में। अब इसकी जो आउटपुट है ना दोस्तों, इसको मीटर पे एक बारी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मेरी मल्टीमीटर की लीड्स हो गई। इसको मैंने जो नेगेटिव है हमारा, ये ब्लैक वाली लीड पे कनेक्ट कर देते हैं, ये लगा दिया। और प्लस वाले को हम प्लस वाले पे लगा देते हैं, इसको भी लगा दिया। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे कनेक्ट हो गए और ये मल्टीमीटर अब हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें कितनी दिखा रहा है, 21 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। और इनपुट पे मैंने आपको दिखाया था कि हमने 35 वोल्ट दिए हैं। अब हम इसके प्रीसेट को घुमाते हैं और देखते हैं कि क्या वोल्टेज को हम कम कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इसके प्रीसेट को घुमा रहा हूँ। ये आप देखिए मीटर में वोल्टेज आपके डाउन हो रहे हैं। 16 वोल्ट हो गए, 15 वोल्ट हो गए, हमने 35 वोल्ट दिए हैं। तो हम देखते हैं कि ये कम से कम हमें कितने वोल्ट दे सकता है। तो ये प्रीसेट घुमाने से हो क्या रहा है कि हम आईसी की ड्यूटी साइकिल को कम कर रहे हैं। देखिए ये 1.25 वोल्ट तक आ गया है, जो कि हमारी क्या थी, फीडबैक वोल्टेज। फीडबैक वोल्टेज हमारी यही थी ना, 1.25 या 1.23 वोल्ट थी। तो हमने बिल्कुल कम कर दिया, तो ये फीडबैक वोल्टेज पे आ गया है कि 1.25 वोल्ट आपको दे रहा है। अब हम इसको बढ़ाते हैं तो हम मैक्सिमम वोल्टेज कितनी मिलती है हमें वो भी देख लेते हैं। देखिए 3, 4, 5, तो मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिल रही है 34 वोल्ट दोस्तों। 35 हमने इनपुट दी है, 34 वोल्ट ये हमें आउटपुट दे रहा है। और नीचे अगर हम जाएं तो जो इसकी फीडबैक वोल्टेज है 1.25 वोल्ट, उतनी वोल्टेज हमें मिनिमम इसमें मिलती है, उसके नीचे नहीं जाता है वो। तो इस मॉड्यूल को दोस्तों आप यूज़ करके बहुत आराम से एक वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हो अपने पास। जो आप बार बार मुझे कमेंट करते हो कि सर वेरिएबल पावर सप्लाई हमारे पास नहीं है, हम कैसे फीडबैक सेक्शन को चेक करें एसएमपीएस के। तो दोस्तों आज मैंने ये बहुत ही आपको सस्ता तरीका बता दिया है। ये मॉड्यूल 50 रुपये तक में आपको आराम से मिल जाएगा मार्केट में। आपको ना मिले तो आप मेरे से मंगवा लेना। तो अब आप कोई भी एसएमपीएस इसके साथ इनपुट पे लगाइए और इसके थ्रू आप वोल्टेज को कम ज़्यादा करके अपने फीडबैक सेक्शंस को चेक कर सकते हो बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई देके। तो मैंने भी जो अपनी वेरिएबल पावर सप्लाई बनाई हुई है दोस्तों, उसमें भी मैंने यही मॉड्यूल लगा रखा है। मेरी वेरिएबल पावर सप्लाई को बनाने का वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है दोस्तों। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना कि उसको कैसे मैंने बनाया था। उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने ये जो प्रीसेट इसमें लगा है, जिसको मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए इसको घुमाने के लिए, तो वो स्क्रू ड्राइवर को ना इस्तेमाल करना पड़े, उसके लिए मैंने क्या किया था कि ये प्रीसेट को निकाल के
एक नॉर्मल जो वो वॉल्यूम वाला कंट्रोल होता है उसके पीछे मैंने उसको जोड़ दिया था और उसके कनेक्शन मैंने इस प्रीसेट की जगह पे कर दिए थे। तो जिससे क्या हो गया कि मुझे अब ये स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मैं वो वॉल्यूम कंट्रोल को घुमा के ही इसकी वोल्टेज को कम ज़्यादा कर लेता हूँ। तो वो मैंने मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर बनाया था, उसको कैसे बनाया था उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, तो उसका लिंक भी ये ऊपर आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप बहुत आराम से ये मॉड्यूल को यूज़ करके अपनी एक वेरिएबल पावर सप्लाई को बना सकते हो दोस्तों। ये जो मॉड्यूल है ये 3 एम्पियर तक के लोड का करंट लेता है। ये 3 एम्पियर का मॉड्यूल है। वोल्टेज आप 40 वोल्ट मैक्सिमम दे सकते हो और करंट इसमें मैक्सिमम 3 एम्पियर तक का आप ले सकते हो। तो वैसे तो एसएमपीएस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, आप भले यहाँ 1 एम्पियर का करंट हो उसी से ही आप फीडबैक सेक्शन चेक कर सकते हो। एसएमपीएस चाहे आपकी 100 एम्पियर की हो, उसका फीडबैक सेक्शन चेक करने के लिए भी आपको 100 एम्पियर करंट नहीं चाहिए, आप मिनिमम करंट पे भी चेक कर सकते हो। बेसिकली फीडबैक सेक्शन जो है वो वोल्टेज से ही चेक हो जाता है, उसमें आपको ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा मॉड्यूल आपकी किसी भी एसएमपीएस के फीडबैक सेक्शन या कोई भी और काम जहाँ पर भी एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत है वो दे के आप इससे काम करा सकते हो दोस्तों। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हैवी लोड भी चलाना है, तो ये जो मॉड्यूल है ये 3 एम्पियर करंट तक सपोर्ट करता है। उसके ऊपर अगर आप चाहिए आपको तो ये एक दूसरा मॉड्यूल आता है, ये 5 एम्पियर तक चलता है। और ऊपर जाना है तो फिर उसके बाद ये इस तरह से बक रेगुलेटर मॉड्यूल आते हैं, ये 10 एम्पियर लोड तक का ले लेता है ये। और उसके बाद 20 एम्पियर भी आते हैं। तो ऊपर तो जितना आप चाहें उतने बड़े आपको रेगुलेटर मिल जाएंगे, लेकिन हमारी वो सब रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने जो वेरिएबल पावर सप्लाई बनाई थी उसमें मैंने एक ये वाला रेगुलेटर और एक ये वाला, ये 2 रेगुलेटर मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो वो आप वो वीडियो देखेंगे उसमें आपको दिख जाएगा कि मैंने 2 सप्लाइयाँ उसमें अलग अलग वेरिएबल बनाई थी। एक छोटे काम के लिए मैंने ये रेगुलेटर लगा लिया था, जहाँ मुझे हैवी लोड चलाना है वहाँ मैंने ये 10 एम्पियर का मॉड्यूल लगा दिया था। इसमें एक फीचर आपको और मिलता है, ये 2 प्रीसेट यहाँ लगे हुए हैं। इसमें एक में आप वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे में आप करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना देना है आपको। तो वो इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है। तो मैंने ये दोनों मॉड्यूल यूज़ करके वेरिएबल पावर सप्लाई बनाई थी दोस्तों। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बक रेगुलेटर, बक कन्वर्टर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। और इसको यूज़ करके आप कैसे अपनी खुद की एक वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हो, जिससे आप सारे एसएमपीएस जिस तरह से मैं चेक करता हूँ वैसे आप भी चेक कर सकते हो। मैंने कोई महंगी वाली वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं खरीद रखी है दोस्तों, मैंने भी एक वेरिएबल पावर सप्लाई खुद ही बनाई थी जिसमें यही मॉड्यूल मैंने यूज़ किए हुए हैं। उसकी वीडियो का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वो आप देख लेना, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बक रेगुलेटर के बारे में आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा नया। अगर आपका इसके बारे में कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा आपको। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले दोस्तों। तो मैं अगली वीडियो में आपको जल्दी ही मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।